यस, सो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी इम्पल्स का जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी देखा था। तो आज के लेक्चर में हम उसका आगे का जो कंसेप्ट है तो वो हम देखेंगे, दैट इज अबाउट द टॉर्क, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ फोर्स। रिमेंबर, so let us discuss about what is moment of force, what is its use, and the details. Okay, so see here, if suppose there is a point देखो ठीक से, अगर सपोज एक रॉड हमारे पास है तो उस रॉड के ऊपर अगर सपोज कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से उसका ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ये हमको पता है, नो डाउट। लेकिन अभी जब अगर उसका एक पॉइंट अगर फिक्स्ड है तो, और अगर उसके ऊपर दूसरे किसी पॉइंट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो नॉट ओनली द ट्रांसलेशनल मोशन बट रोटेशनल मोशन विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड दैट इज वी हैव टू डिस्कस in this session here. Suppose for example, if we have a object of any shape, किसी भी एक पर्टिकुलर शेप का अगर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका ये पॉइंट जो है वो हमने फिक्स करके रखा है, और अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, इस पॉइंट पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम समझ सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से टर्न होगा। तो उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, इट विल जस्ट गेट टर्न्ड in this direction. For example, if we have this object kept at this point here, and suppose that this some force is applied on it, then we can just see it to be turned like this. तो ये इस तरह से वो टर्न होगा, ठीक है। अगर उसका फिक्स्ड पॉइंट अगर यहाँ पे सेंटर पे है, ठीक है, ये सेंटर उसका पॉइंट फिक्स्ड है, ये पॉइंट फिक्स्ड है, तो उस केस में उसको अगर हम सपोज फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे ये दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से वो टर्न होगा इस तरह से। सो ये टर्न करने वाला जो फोर्स होता है इसको हम बोलते हैं, एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज द टॉर्क, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ फोर्स। रिमेंबर, सो अभी यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब इस बॉडी को टर्न करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो फोर्स एक्चुअली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे थे, और वो भी इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे थे, करेक्ट है। तो इस डायरेक्शन में उसको हम अप्लाई कर रहे थे, तब जाके वो उसके अंदर एक रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर रहा था। सो दिस एबिलिटी ऑफ दिस फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन is actually called as torque. Remember, torque is nothing but the ability of the force to produce rotational motion. Rotational motion produce करने का ability जो फोर्स के अंदर होता है, that is actually called as the torque, और it is also called as the moment of force. इस टॉर्क को हम क्या बोल सकते हैं, और मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। Moment of force. Moment of force is the ability of the force to produce rotational motion. And if we want to measure it, अगर हमको इसको मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे? Yes, okay, so if we want to measure this ability of the force, then we'll just multiply this force, magnitude of the force, with the perpendicular distance of this force from the fixed point like this. ये जो perpendicular distance होता है इसको हम बोलते हैं moment arm. ये perpendicular distance याद रखो ठीक से, okay? So this perpendicular distance will be denoted by actually r, and this r is nothing but moment arm. So we can just get this torque to be the product of force and moment arm. This is actually the basic definition of the force. Remember, moment arm. Moment arm is going to be the perpendicular distance of this force from the fixed point. Remember, if suppose the force acts at this point here, तो यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई होता है, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स काम कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हाउ विल यू फाइंड आउट द टॉर्क इन दैट केस? सो उसके लिए हमको ये वाला डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा।
and this distance will actually be called as the moment arm in that case because it is the perpendicular one. तो जहाँ पे भी फोर्स काम कर रहा है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मेजर करना है और उस डिस्टेंस को हमको मोमेंट आर्म बोलना है और उसको उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. The force multiplied with moment arm will give us actually the torque, magnitude of the torque in this way. तो ये बात याद रखो अच्छी तरह से. अभी इसमें एक बात याद रखो कि ये मोमेंट टॉर्क जो है वो हमको बताता क्या है, exactly what does this torque gives us an idea about. So we can just discuss about. तुमने कभी देखा होगा कि जब डोर को हम ओपन करते हैं, मान लो कि ये डोर है and these are the hinges suppose, and the door is just like this. Suppose यहाँ पे ये डोर है, ओके ये डोर है और हम देखते हैं कि यहाँ पे हैंडल हुआ करता है, बराबर. इस हैंडल को पकड़ के ही हम डोर को खोलते या बंद करते हैं, राइट. तो और हैंडल हमेशा बहुत दूर बिठाया जाता है डोर से, जितना हो सके उतना मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये हैंडल बिठाया जाता है. उसका एक रीजन होता है. अगर हम सपोज यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, इस हैंडल को पकड़ के अगर हम सपोज इस डोर को पुश या पुल करने की कोशिश करते हैं, so if suppose the force is applied at this point here in the inward direction or outward direction suppose, then the maximum torque will be produced here. Why? Because see here, the distance of this point from the hinges is going to be very much large in this case, and that's why in this case the torque produced will be very much large. Otherwise, if suppose this handle is going to be at this point here, suppose यहाँ पे अगर हैंडल है और यहाँ से अगर हम इसको पकड़ के अगर पुश करते हैं या पुल करते हैं, so if we just try to apply the force on this door at this point here in this inward direction, तो यहाँ पे अगर अंदर की डायरेक्शन में अगर हम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या वो फोर्स सेम टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है ना कि डिस्टेंस बहुत कम हो गया. देखो ठीक से, this much is the perpendicular distance of this force from the fixed point or hinges we can say. तो जबकि डिस्टेंस इतना छोटा हो गया तो डिस्टेंस छोटा होने से इतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से ये डोर जो है वो क्लोज नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो बहुत ज्यादा फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा इस पॉइंट पे, तब जाके ये डोर क्लोज होगा. बिल्कुल. और उसका रीजन वही है कि डिस्टेंस इज वेरी वेरी मच स्मॉलर इन दिस केस, बट व्हेन द डिस्टेंस इज लार्ज इनफ, then in that case it requires a lesser force to produce the same torque. तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है. ठीक है, क्योंकि इस केस में यहाँ पे जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए a smaller force just produces the same torque, whereas in this case the distance is very very large and that's why we need to apply a large force on the door in order to turn it. तो इसको टर्न करने के लिए ज्यादा फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ता है. The another example we can just consider here is about the spanner. ठीक है, तुमने कभी देखा होगा नट बोल्ट खोलने के लिए हम स्पैनर्स यूज करते हैं. ओके, तो समझो ये स्पैनर है और उस स्पैनर को यूज करना है हमको, और सपोज नट बोल्ट यहाँ पे है. Suppose this is the nut bolt and spanner. Now in this case, if we just take this nut bolt and just apply this force on the nut bolt directly by the hand, अगर इस नट बोल्ट के ऊपर हमने अगर फोर्स अप्लाई किया डायरेक्ट हाथ से, तो क्या होगा? ये नट बोल्ट खुलेगा नहीं, क्योंकि इस नट बोल्ट को खोलने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड होता है जो कि उसको प्रोवाइड किया तभी ये नट बोल्ट ओपन होगा. अगर सपोज हम इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं और अगर मैन्युअली अगर उसको खोलने के लिए ट्राई करते हैं तो इट विल नेवर गेट टर्न्ड because the torque produced here will be very small because the distance is going to be very very small. But here when we apply the force at this distant point like this, तो अगर यहाँ पे नट बोल्ट है और यहाँ पे अगर हम इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो this total distance, that is the moment arm in this case here, just gets increased in this case. And since the moment arm is increased, a less force is sufficient to rotate this nut bolt. So this is another example in which we can just see that
the increasing the moment arm in this case here just increases the torque or turning ability of the force. तो ये जो टर्निंग एबिलिटी होता है फोर्स का, उसको ही हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं या उसको ही टॉर्क बोला जाता है. एज एन थर्ड एग्जांपल वी कैन सी, तुमने देखा होगा साइकिल के जो हैंडल्स होते हैं, हैंडल, सपोज ये हैंडल है, ठीक है, वो हमेशा उतने ज्यादा बड़े बनाए जाते हैं जितना ऑलमोस्ट ये इस तरह से हैंडल बनाया जाता है. ये सपोज उसका पाइवोट, मतलब दिस इज द पॉइंट about which it can turn. So when we apply the force at this point in this direction and with at this point in this direction, then this handle is easily turned. But if suppose we try to apply the force at this point and this point here like this, then it is very difficult to turn this handle. So that is because of this torque only. When we apply the force at these points, the distance between these two forces or the distance of this force from the fixed point or the fixed point becomes very small, and because of that only, just wait. Okay, so basically this is the turning effect which depends on the distance also. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉर्क है उसको हम टॉ से डिनोट करते हैं. It is directly proportional to the force, no doubt, but at the same time this torque also depends on the distance of that force from the fixed point, which is called as moment arm. And that's why combining these two, we can just say that this torque actually depends on the product of this force and moment arm in this way. And hence the torque actually can be defined to be simply equal to force into moment arm. Remember, the force multiplied by the perpendicular distance of that force from the fixed point will actually be called as the torque. Remember, and this torque is actually the vector quantity. You have to remember this correctly. It's a vector quantity. If suppose the body just like अभी जो हमने देखा था फर्स्ट एग्जांपल के अंदर, सो समझो यहाँ पे एक बॉडी है, तो और इस बॉडी के ऊपर जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो इस डायरेक्शन में है और ये आर इस तरफ है. तो उस केस में हमको क्या करना है, हमारा राइट हैंड के जो फिंगर्स है, राइट हैंड के फिंगर्स, वी हैव टू टर्न देम इन दिस वे, in such a way that we are going to turn the fingers from R to F here. R बार का जो डायरेक्शन है तो वो रहने वाला है सेंटर से लेके इस तरफ, राइट. ये डायरेक्शन एक्चुअली R बार का रहेगा. तो यहाँ से अगर हम हमारे राइट हैंड के फिंगर्स टर्न करते हैं R बार से F बार की तरफ, ये F बार है, तो इस R बार से F बार की तरफ जब हम फिंगर्स टर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली थंब कौन से डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा. This outward direction is actually the direction of the torque. Remember, the torque is supposed to be outwards if the force tries to rotate the body in the anti-clockwise direction like this. तो ये जो डायरेक्शन है इसको हम anti-clockwise डायरेक्शन बोलते हैं, anti-clockwise. तो whenever the body is turning in the anti-clockwise direction, then we can say that the torque is going to be positive and it is going to be outwards. Okay, outwards direction is always taken as positive. But in the other hand, on the other hand, suppose the body is like this, ये बॉडी समझो ऐसा है और इसके ऊपर अगर फोर्स हम अप्लाई करते हैं, ये सपोज इसका फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है उसका, और अगर फोर्स अप्लाई किया हमने इस तरफ, इस डायरेक्शन में, तो उसका जो मोमेंट आर्म वेक्टर है तो वो वेक्टर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरफ, अवे फ्रॉम दिस सेंटर एंड टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. तो इस फोर्स के एप्लीकेशन पॉइंट की तरफ हम उसको पॉइंट आउट करेंगे. ये हो गया हमारा आर बार, which is called as the moment arm vector. We can denote it by R bar here. तो ये हो गया R bar और ये F bar है. तो when we see that this body is just turning in the clockwise direction here in this case. So whenever the body just turns in the clockwise direction, in that case we can just turn our fingers of right hand from in that direction and get the direction which is inwards like this. So whenever the direction is inwards, we can just say that the direction of the torque is negative.
So that torque, inward direction of the torque is considered as negative here in this way. So torque is supposed to be positive when the torque is turning the body in the anti-clockwise direction, and torque is supposed to be negative when the torque or force turns the body in a clockwise direction. In this way, these are the only two directions, clockwise or anti-clockwise. So accordingly, that torque can be considered to be positive or negative depending upon whether it turns along the clockwise or anti-clockwise accordingly. तो ये जो है ये हो गया डायरेक्शन के बारे में. It's a vector quantity, remember, and its direction is always perpendicular to the plane containing this f bar and r bar. Remember, ये जो f bar और r bar contain करने वाला जो plane है, इस plane को ही perpendicular रहेगा ये torque. So in this case, the torque can be drawn to be simply in the inwards. अभी उसको हम यहाँ पे diagram में draw कर नहीं सकते क्योंकि diagram is just two-dimensional. So you can just imagine if you just push a thread in this direction, in the inward direction to the plane of this figure, then we can just get the direction of that torque here. Okay, and in this case here, यहाँ पे ये जो first वाला case था हमारा, तो उस case में क्या होगा, torque जो है, this torque will be drawn to be outwards in this way. तो ये outward direction में हम यहाँ पे torque draw करेंगे, और torque draw किया हुआ है, इस तरह से imagine कर सकते हैं. So because the forces are turning the body in the anti-clockwise direction like this, जो torque इस anti-clockwise direction में body को turn करने के लिए try करता है, तो वो हमेशा outward direction में consider किया जाता है, और जो torque body को clockwise direction में turn करने के लिए try करता है, वो torque हमेशा inward direction में consider किया जाता है. तो in both of the cases, the torque is always going to be perpendicular to the plane containing f bar and r bar. ये याद रखो ठीक से, चाहे वो इनवर्ड्स हो या आउटवर्ड्स हो, तो वो दोनों डायरेक्शंस एक्चुअली इस बोर्ड को परपेंडिकुलर ही है. ठीक है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहता है. नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क. ओके, तो अगर सपोज हम यहाँ पे टॉर्क का एक्सप्रेशन अगर ढूंढने के लिए ट्राई करते हैं, तो देखेंगे ठीक से, ये सपोज बॉडी एक है, कोई भी किसी भी शेप का एक बॉडी कंसिडर कर लो. Okay, suppose this is the body. And suppose that one point of this body is going to be fixed. Okay, तो यहाँ पे ये point जो उसका है, ये fixed रहने वाला है, ये वाला point fixed है suppose. ठीक है, और अगर यहाँ पे इस particular point पे अगर हमने एक force apply किया, इस point P पे हमने एक force apply किया, और वो भी अभी देखो, अगर इस फोर्स जो है वो अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर अप्लाई करते हैं, ये देखो, सपोज द फोर्स इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस आर बार. ये समझो हमारा आर बार है, और फोर्स जो हमने अप्लाई किया वो इस डायरेक्शन में है, मतलब वो परपेंडिकुलर है ऑलरेडी. तो इस केस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो उस केस में ये जो आर बार का जो वैल्यू है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है और फोर्स का जो है वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम कर देंगे तो हमको टॉर्क मिल जाएगा आराम से. सो टॉर्क कैन बी डिफाइंड टू बी इक्वल टू r into f in this case, because f is already perpendicular here to the r, no doubt. तो यहाँ पे f और r already perpendicular है, ठीक है, but they may not be. ठीक है ना, ये हमेशा जरूरी नहीं कि हमेशा ही ऐसा होगा जरूर. तो अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो तभी हम यहाँ पे सोचेंगे ठीक से कि suppose now consider that the force acting on the body is going to be in some different direction like this. तो इस direction में ये force काम कर रहा है. Okay, the force is acting in this direction, whereas r bar is not in that direction, perpendicular to that direction. मतलब ये r bar को perpendicular नहीं है force अभी. तो r bar को अगर हम draw करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से draw कर सकते हैं. देखो, this is your r bar. We can just extend this line still further and get the direction of r bar actually. So this is the direction of r bar, we can say. Okay, so let us consider that the angle between this r bar and f bar here is going to be theta. तो ये f bar है और ये suppose r bar का direction है. तो r bar और f bar के बीच में जो angle बनता है,
तो वो हम मान लेते हैं सपोज इट इज थीटा। ओके, ये थीटा इतना एंगल इनके बीच में है, ठीक है। तो एंड नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द टॉर्क acting on this body. Okay, so one of the methods, the simplest method here in this case is just that we have to extend the line of this force. तो ये जो फोर्स का जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं इसको, जिस जिस पॉइंट पे ये फोर्स काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ एक्शन, ठीक है ना, which can be considered as P here. P is going to be the point of action and this A is going to be the fixed point, or we can call it as O because it is origin in most of the cases. So P और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इसको हम बोलेंगे, this line will actually be called as the line of action of the force. Remember, this is called as a line of action. We can just extend this line still further in backward direction. ये line infinity तक हम extend कर सकते हैं, बिल्कुल no problem. So if we just extend that line in the backward direction and just try to draw a perpendicular from this line of action on from the fixed point. ये जो fixed point होता है, इस fixed point से अगर हम एक perpendicular draw करते हैं इस line of action of the force के ऊपर, इस तरह से ये बन गया perpendicular, ठीक है। This is suppose the right angle. Then we can just say that this line here, ये जो line हम देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो distance है, this line will actually be called as the moment arm in this case. We can just denote it by R here. तो इस यहाँ पे इसको हमको R बोलना है, ना कि इसको, ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर तो है नहीं. We can just call it as R bar. But if suppose we just call this moment arm here and this point is supposed to be A है, suppose ये A अगर है तो इस केस में OA जो है, इस OA को हमको मोमेंट आर्म बोलना है, ना कि OP को, ठीक है। So OP can be supposed to be R. OP को हम R बोल सकते हैं. Yes. So suppose that this OP is denoted by R here, but this ON is actually the, sorry, OA is going to be the perpendicular distance of the force from the fixed point, and that is to be considered as moment arm, we can say. Yes, we can denote it by OA only. Okay, इसको OA से ही denote करेंगे. So actually अगर हमको यहाँ पे टॉर्क निकालना है, ठीक है, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं. So मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? So torque can be found out to be simply equal to the force according to its definition itself, the force multiplied by the moment arm in this case. Okay, so force has to be multiplied by moment arm, and as we know that this force is going to be F only, but moment arm is simply OA here. तो ये जो OA है तो वो हमको यहाँ पे डालना होगा, and then we can just be able to get the torque finally. So this is the formula for torque. But if you want to express it in terms of R, then we can just relate this OA and R by using sin of theta. क्योंकि देखो इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखते हो ठीक से, तो ये अगर एंगल थीटा हमको दिख रहा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो जरूर उसका अपोजिट एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये भी तो थीटा होगा जरूर. और अगर ये थीटा है, तो फिर इस पूरे ट्रायंगल के अंदर अगर देखते हो ठीक से, if you just consider this triangle here, इस ट्रायंगल के अंदर हम sin थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. What is sin theta? You know, we can just say that this sin theta in this case here is going to be actually equal to opposite upon hypotenuse, correct hai? So opposite upon hypotenuse, if you just see in the triangle carefully, then the opposite side is going to be this OA here. So यहाँ पे OA will appear in the numerator, whereas denominator will get filled with OP, which is the hypotenuse here. So ये OP यहाँ पे आ जाएगा. But if you just transfer this OP in this side, then we can just be able to get this value of OA to be equal to OP into sin theta. And here we can just get that this OP is nothing but R. If you just see, this OP is going to be R here,
and hence we can just get that finally OA is replaced by r into sine theta, correct hai? So we can get that r into sine theta as the value of OA. That is nothing but the moment arm. So if we just replace it here in place of OA in this formula, then we can just be able to get that torque is actually equal to force F, which is multiplied with OA, and OA is proved to be equal to r sine theta, right? So we can just replace it by that and get this r sine theta replaced here. And finally, we can just get this torque to be simply equal to F r sine theta, which can also be written as like r F sine theta. Okay. So this is actually the final formula for the magnitude of the torque in case when the force is not perpendicular to the to this radius point line joining the center of the or fixed point and point of application of the force. इस OP को अगर force perpendicular नहीं है तो उस केस में हमको क्या करना है, इस force को extend करना है. Line of action of the force has to be extended and we have to draw a perpendicular from the fixed point on the line of action of the force and call it as a moment arm finally, and then we will be able to get the final formula for the torque, which happens to be RF sine theta, remember. And at the same time, this is the simplest method in which we can tackle this situation. But there is another method also, which we can just discuss in this screen now. See, suppose we have a body once again. Same body imagine karo. Like this. And suppose that one of the points is fixed. ये उसका point जो है fixed है. ये देखो ये point fixed है. इसको हम बोल देंगे O. और यहाँ पे हम force apply करने वाले हैं. This point is going to experience a force, but not in the perpendicular direction, but in this direction somewhere like this. So which can make an angle theta with the radius vector, or we can say this line, the line joining this fixed point and the point of application of the force here like this. तो ये जो angle है, तो ये angle actually theta बनने वाला है. ठीक है. अगर इस angle को हम theta बोल देते हैं और ये जो distance है, इस distance को भी हमने r बोल के रखा है. Okay, suppose this distance actually is denoted by r. ओके ये डिस्टेंस हमारा r है और ये फोर्स जो है तो वो F बार है, which is not perpendicular to the radius vector, but it is inclined at an angle theta with this r here. Now what we will do here is we will just try to resolve this force in two different components. Just like you can see here, if suppose we have this force, ये जो force है, इस force को हम हमेशा दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं आराम से. इसमें से एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा सपोज. तो इफ यू जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व दिस फोर्स F in two different components, out of which one will be parallel and other one will be perpendicular to this R, then the parallel component can be drawn like this here in this way. इसका जो parallel component है तो वो हमको मिलेगा इस तरह से. Okay, and which can be drawn by drawing the perpendicular from this point to this point here. Okay, and another component can be drawn in this way, which will be vertical here. ये जो दूसरा component बनेगा तो उसको हम बोलेंगे vertical component, which can actually be drawn by drawing the perpendicular from this point to this point here. Okay, so out of if this angle is theta here, अगर ये angle यहाँ पे theta बन रहा है तो accordingly the horizontal component or the adjacent component of this theta will be denoted by F cos theta as usual, and this remaining component, another component, will be actually denoted by F sin theta in this case here, correct hai? So this is called as the resolution, which I already
done or seen it in the scalars and vectors or the mathematical methods chapter. Okay, so if you just put it apart then and try to do this thing here, यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे करने के लिए अगर ट्राई करते हैं तो पता चलेगा कि the force F can be resolved into two components, one of which will be parallel to R bar and we can just denote it in this way. ये रहेगा उसका एक component, उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे. Yes, this is the one component of the force. We can call it as F cos theta, and this one will be the another component of this same force, which we can call it as F sin theta. No doubt. That means we have resolved this force in two different components, one of which will be F cos theta. Sorry. This is going to be F cos theta, whereas the another component here will be actually F sin theta. And now we can just discuss about. अभी यहाँ पे देखो ठीक से, torque produce करने वाला component कौन सा है? Which component is producing the torque? Can you put it in the chat box? कौन सा component इस body को turn करने के लिए try कर रहा है? ये point अगर fix point माना जाए, O point अगर fix point है इस body का, तो इस point पे जब हम इस force इस तरफ apply करेंगे, तो ये force actually दो components में resolve किया हमने. ठीक है, उसमें से F cos थीटा इस तरफ काम कर रहा है और F sin थीटा इस तरफ काम कर रहा है. अभी क्वेश्चन ये है कि इन दोनों फोर्सेस में से या इन दोनों कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट इस बॉडी को टर्न करने के लिए ट्राई करेगा और कौन सा कंपोनेंट बॉडी को टर्न करने के लिए नहीं ट्राई करेगा. यस वेरी गुड आशीष, वेरी गुड अथर्व. Actually, F sin theta component will be turning this body completely. F cos theta is not going to turn the body. Can you understand why? Because if this point is just fixed, then there is no point in pulling this body in this direction. Because अगर समझो door है, ये door है suppose, ठीक है, ये hinges है और यहाँ पे handle है. तो इस door को अगर जब हम handle को पकड़ते हैं तो हम हमेशा या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ खींचते हैं, तभी ये डोर रोटेट होता है. बट अगर सपोज इस तरफ अगर हम इस डोर को खींचने लग गए तो उससे क्या होने वाला है? कुछ भी फायदा नहीं है. ये दिस फोर्स विल जस्ट गेट वेस्टेड बिकॉज इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टर्निंग इफेक्ट इन द डोर, because this force is not going to be perpendicular to the line joining this fixed point and the point of application of the force. इस लाइन को perpendicular वाला फोर्स हमको चाहिए, जो कि या तो ये है या तो ये है. ये दोनों फोर्सेस यहाँ पे इस डोर को टर्न करने के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन इस डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स इस डोर को ही उखाड़ने के लिए ट्राई करेगा, ना कि इस डोर को रोटेट करने के लिए ट्राई करेगा. और डोर को उखाड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये हिंजेस जो है they are assumed to be perfectly rigid. That means they cannot move. So that's why this type of force which is along the line joining the fixed point and the point of application of the force always gets wasted. It doesn't produce any rotational motion. So the torque produced due to this F cos theta force is going to be zero. No torque is produced by this force, but the torque is produced only by this F sin theta force here. And because of that only, the actual force, actual torque, if you want to find it out, will be actually given by the formula this force F sin theta, which is to be multiplied by the perpendicular distance of that force from the fixed point, that is F sin theta, that is to be multiplied with R here, which is this perpendicular distance, which can be combined together so as to get it as torque is equal to R F sin theta. Once again the same formula which we have just obtained in the last screen. If you can check, देखो यहाँ पे last screen पे भी हमने वही formula derive किया था, but by another method. In this case we have just found out this perpendicular distance of this force from the fixed point and multiplied it with the force. Finally इस force को हमने इस perpendicular distance से multiply किया और वो perpendicular distance जो है तो वो हमको actually r sin थीटा के बराबर मिल गया. और इस r sin थीटा को जब हम फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो हमको ये फोर्स का टॉर्क का फॉर्मूला मिलता है, दैट इज गिवन बाय दिस आर एफ साइन थीटा विच इज द फाइनल वन. बट इन दिस केस हियर, यहाँ पे हमने देखा कि हमने फोर्स को रिजॉल्व किया. We have resolved the force into different components, and one of these components is going to be f cos theta, and the second component is going to be f sin theta. And out of that, this f sin theta component have already produced this torque, and hence the total torque is given by this same formula once again here, that is r f sin theta. Okay. Okay, so this is all about the torque, you can see. And most important thing is that the unit, SI unit and dimensions of the torque can be discussed about. That is very easy. As we can say that this torque is going to be equal to R into F, or in case when this R is not perpendicular to F, we can just say that this torque is equal to R F sin theta, no doubt. So in any one of the cases, this SI unit of the torque can be found out to be simply equal to Newton meter, because force का unit होता है Newton or R, which is a distance only. So its unit will be Newton meter, remember. So Newton meter is the SI unit of torque. And if we want to find out this CGS unit of the torque, then we can just be able to replace this Newton by just dyne, and meter by centimeter. So dyne centimeter will actually be the CGS unit of this torque. And if you want to find out the dimensions, then we can do it easily. Dimensions of the torque can be found out to be simply, so force के dimensions जो कि हमको पता है already, L1 M1 L1 T minus 2 हुआ करता है, और multiplied by जो distance है R, उसके dimensions, तो जो कि L1 ही है already, और बाकी sin थीटा का तो कोई dimension होता नहीं है. तो इसलिए इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो दिस L1 will just combine with this L1 here and become L2, and so that we can get this as M1 L2 T minus 2. अभी यहाँ पे एक important thing हमको समझनी है कि वर्क डन के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी अभी लास्ट लेक्चर या लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि work done is defined as the force into displacement, correct है? And when we try to find out the dimensions of work done, we can just get the same thing, that is force के dimensions multiplied by distance के dimensions, जो कि अभी force के dimensions already हमने यहाँ पे डाल दिए, और distance के dimensions तो L1 ही रहेंगे. तो जब multiply करेंगे तो dimensions of work done will be the same thing as that of the torque. We can just see M1 L2 T minus 2. These are the dimensions of work done also and torque also, but these two are just different quantities, completely different quantities. We have to consider it here. तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो बिल्कुल अलग अलग quantities है, उनका दोनों में आपस में कोई संबंध भी नहीं है और कोई सिमिलरिटी भी नहीं है. बिल्कुल यहाँ पे हम उल्टा हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं. what are the differences between work done and torque basically. If you just see, वर्क डन के बारे में हमने जब देखा था, तो जब कोई बॉडी होता है तो उसको जब ये इस टाइप का फोर्स अप्लाई किया जाता है, और वो बॉडी अगर इस डायरेक्शन में अगर मूव करता है, तो हम समझते हैं कि ऑल द वर्क इज डन बाय दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, व्हिच इज सिंपली F cos theta, and this F cos theta is doing the work, and that's why the total work done in this case is actually given by F into S into cos theta. ये समझ सकते हो ठीक से. So F S cos theta, this is actually the formula for work done in case of this here. और इवन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे टॉर्क का जो फॉर्मूला है जो कि हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा कि टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और वी कैन कॉल इट एज सिंपली एफ आर साइन थीटा. तो यहाँ पे साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस आर एंड एफ इज कंसिडर्ड, and here the cos of angle between side F and S is considered. That is a major difference, the first difference we can just say. The another difference here is
the SI unit of work done, if you just carefully say, see, then SI unit of work done can be supposed to be Newton meter, but we give a new name to the Newton meter for the two reasons as a joule. ये जो है न्यूटन मीटर को हम जूल दो रीजन से बोलते हैं. एक तो ये कि चलो न्यूटन मीटर लिखने में थोड़ा ज्यादा है, बड़ा है, इसलिए उसको हम एक सिंगल लेटर से डिनोट करना चाहते हैं, उसके लिए उसको हमने जूल बोल दिया, ठीक है. और जूल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट who have contributed lots of things to this section. That's why in the memory of that scientist also we have given this unit of work done as joule. But the third reason here is that we are not to get confused between the unit of SI unit of torque and SI unit of work done. So SI unit of work done is given as joule, but SI unit of torque is not joule. Remember, अभी भले इसको भी हम न्यूटन मीटर ही बोल सकते हैं, लेकिन ये न्यूटन मीटर को कभी भी हमको जूल नहीं बोलना है. This is not equivalent to joule. Joule is a different thing which is reserved for the SI unit of work done only. तो जब भी हम वर्क डन मेजर करेंगे तभी उसको हमको जूल बोलना अलाउड है, जूल में मेजर करना अलाउड है. लेकिन टॉर्क को कभी भी हम जूल में मेजर नहीं करेंगे, भले डायमेंशनली बोथ आर इक्विवेलेंट, डायमेंशनली दोनों एक ही बराबर ही है, न्यूटन मीटर इक्विवेलेंट ऑफ एज जूल, बट स्टिल विल नेवर यूज जूल एज अ यूनिट ऑफ टॉर्क, but we'll use the unit of joule as a unit of work done only. Even CGS unit के बारे में भी वही बात हम कर सकते हैं आराम से. CGS unit of the work done is actually it is dyne centimeter. That is also dyne centimeter, but dyne centimeter is supposed to be equivalent to erg, and this erg is the CGS unit of work done. It is supposed to be CGS unit of work done. But this dyne centimeter is not actually going to be equivalent to erg, क्योंकि it is the CGS unit of torque. Actually torque का CGS unit हमेशा dyne centimeter ही रखना है, dyne centimeter में ही उसको हमको मेजर करना है. बिल्कुल कभी भी उसको erg में नहीं मेजर करना है. erg में अगर मेजर किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, because torque and work done are completely two different quantities. One is the scalar and other is a vector. We can just see that work done is actually a number. It is going to be a scalar, and that's why it is defined as the scalar product of force and displacement. If we just see, work done can be defined as the dot product of force and displacement vector. But in the case of torque here, if you just see carefully, it appears sin theta in this formula of torque here, and that's why we can just express this torque in vector form and get that this torque bar to be simply equal to R bar cross F bar as well. That means it's going to be a vector product of this R bar and F bar. तो इससे ही पता चलता है कि torque is vector, whereas work done is simply a scalar, and work done can be expressed as a dot product of the two vectors, force and displacement. But here we can just see that the torque can be expressed as a cross product of the two vectors, that is R bar and F bar here in this way. So all these are the small points which differentiate this torque from work done. इस torque को work done से अलग करने वाले ये सारे points है, हमको याद रखना है अच्छी तरह से. Yes. Okay, so let us stop this lecture here. तो आज के लेक्चर में हमने ऑलरेडी क्या देखा कि टॉर्क का जो कंसेप्ट है तो वो हमने डेवलप किया फ्रॉम द फंडामेंटल, एंड वी अंडरस्टूड हाउ इट डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड मोमेंट आर्म, एंड हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड मोमेंट आर्म टेकन इन द ऑर्डर. ओके, मोमेंट आर्म हैज टू बी प्लेस्ड इन द एज अ फर्स्ट फैक्टर, एंड F bar मतलब force has to be kept as a second factor here, because cross product, in cross product the order is very important. So here that is to be understood here. Okay, so that's all about this lecture. तो next lecture में हम देखेंगे कि टॉर्क का जो आगे का जो कंसेप्ट है, that is the moment of couple. We can see moment of couple and how this moment of couple can be found out, and what are its formulae, and how
व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, मोमेंट ऑफ कपल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और व्हाट इज द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, वी कैन सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट और 2 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर खत्म होना चाहिए. ओके, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय.